हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, वेलकम बैक क्लास 12th। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का ना, बहुत दमदार धुआंधार टॉपिक है। टॉपिक कौन सा है? आज हमको पढ़ना है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम को देखते हुए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू बोर्ड एग्जाम्स पूछो ही आप कितना इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं इससे, केवल इंपॉर्टेंट भौगोल के लिए नहीं है। चलिए फिर से वही पुरानी बातें। अगर आपने पिछला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट नहीं किया है, चैनल्स पर जा करके पीछे के प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिए, नहीं तो आपको ये सब पल्ले नहीं पड़ने वाला। बात समझ में आ रही? देखो, फिजिक्स में आपको हर चैप्टर में कुछ नया मिलेगा, पक्का नया मिलेगा। प्यार करो फिजिक्स से, ऐसे तो आने वाली है नहीं। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप समझदार है फिर हम तो आप प्यार मोहब्बत बढ़ाइए फिजिक्स से, तभी आगे बातें हो सकती हैं। देखें, अब फिजिक्स में एवरी चैप्टर, जो भी चैप्टर्स आपको मिलेंगे वो नए मिलेंगे, सबका टॉपिक अलग अलग होगा, लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर है वो प्रीवियस चैप्टर से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कनेक्ट है। तो अगर पीछे चीज़ें क्लियर नहीं है तो फिर अगर ऐसा ना हो तो टीचर्स कोई भी लेसन पढ़ाने लगे, पहला पढ़ाए फिर लास्ट पढ़ाए फिर बीच वाला पढ़ाए फिर पाँचवां पढ़ाए फिर तीसरा पढ़ाए फिर दूसरा पढ़ाए। अगर एक सीक्वेंस से लेसन दिए गए तो कोई ना कोई रीजन तो होगा ना। अब आप लोग तो समझदार पढ़े लिखे, कोई मेरे मॉडल तो है नहीं। चलो समझो भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करते। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम, ये सब तो बहुत डीप बातें। जानने के लिए पहले हमें दो तीन चीज़ें जानना पड़ेगा। पहला इंपॉर्टेंट है, हमें जानना पड़ेगा एरिया वेक्टर क्या होता है। अब वेक्टर तो आपको पता ही है क्या होता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी एलिमेंट, किसी भी कोई भी चीज़ आप मेजर कर रहे हैं, अगर उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन हो तो वो वेक्टर हो जाता है। वेक्टर डायरेक्शन बताता है, तो आपको पता ही है। एरिया किस चीज़ की होती है? क्या इसकी कोई एरिया होगी? नहीं। क्या इसकी कोई एरिया होगी? नहीं, बिकॉज ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो इसकी एरिया नहीं होगी। एरिया बेटा किसकी होगी? एरिया स्फीयर की होगी। ठीक, ये एक प्लेन सरफेस है, ये इसके एरिया है। अब मान लो इसमें n पार्टिकल हैं, कितने? n। तो ये पॉइंट है A, हमने माना ये इसका एरिया है। एरिया मतलब समझ रहे हो ना? एरिया मतलब क्या? ये पूरी की पूरी ये सरफेस मान लो यहाँ से यहाँ तक हमने लिया, यहाँ से यहाँ तक हमने A एरिया मान लिया, और इतने में हमने माना n पार्टिकल है। ठीक, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसका जो वेक्टर होगा वो ऊपर की ओर होगा। माना ये n पार्टिकल की डायरेक्शन है, तो A इज इक्वल टू एन ए भी हो सकता है। समझ लो, n क्या है यहाँ पर? आप n आप यहाँ पर यूनिट वेक्टर भी कह सकते हैं। n यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, क्लियर? और ये यहाँ पर एरिया है। ये कोई प्लेन सरफेस है, इसका सेंटर है O, ये इस पूरे पूरे उसका एरिया, पूरे सरफेस का एरिया है A, तो इसका जो वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब आउट ऑफ सरफेस होगा, ऐसे। ठीक, ये तो हो गया एरिया वेक्टर। इससे तो मेरे को विशेष मतलब नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पर ये जानना था A इज इक्वल टू एन ए होता है। मेन है सॉलिड एंगल। अब देखिए, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल, दोनों का मतलब जानने चाहिए। आपने लिखा है, पहले आप जान लीजिए कि सॉलिड एंगल क्या होता है, और प्लेन एंगल तो नॉर्मली होता है, जो एंगल बनता है वो प्लेन एंगल है, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे मान लो ये दो लाइन गई है, ये तो ये एंगल यहाँ बना तो प्लेन एंगल हो गया, ये गई ये एंगल बना प्लेन एंगल हो गया, ये गई ये गया एक एंगल बना, ये गई एक एंगल बना प्लेन एंगल हो गया। ऐसी कंडीशन में तो प्लेन एंगल है। तो फिर सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल के लिए ना एक क्लोज सरफेस होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्लोज सरफेस, मान लिया कि ये एक स्फीयर है या क्लोज सरफेस है, ठीक, इसका सेंटर O है, ये क्लोज सरफेस है और इसका सेंटर O है। इतनी बात क्लियर हो रही है ना? ध्यान समझो भाई पहले। हाँ सर हो रही है। अब यहां से देखो, हमने माना कि सरफेस में कितने पार्टिकल चाहे जो, हमें क्या करना है, माना कि इसी से r डिस्टेंस है, कहाँ की? इसके सरफेस की, सेंटर से सरफेस की डिस्टेंस r है। अब इससे इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? अगर हम मान लो एरिया निकाले, माना हमने इतने की एरिया ले, इतने की, इतना एरिया हम भाई पूरे सरफेस का तो ले नहीं सकते एक साथ सबका ले लेंगे काम हो जाएगा। वैसे पूरे का एरिया तो A होगा, लेकिन हम टोटल उतना एरिया ले जितने की हमने बात की। माना हमने टोटल इतना एरिया ले लिया, मान लिया कि हमें इतने एरिया का एंगल बताना है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? DA, आपको पता ही है D मतलब स्मॉल होता है, राइट? हमने लिखा DA, तो इसके बाद अगर हम इसको एंगलाइज करेंगे तो ऐसे होगा और ऐसे होगा।
ऐसे तो जाएगा भाई, दोनों का हम जितना एरिया लिए उसको इधर कवर कर लिए। अब कवर कर लिए तो एक लाइन ऐसे भी आ जाएगी, ए इसको ऐसे कवर कर लो ताकि आपको पता रहे कि आपने एरिया लिया था। सॉरी ऐसे नहीं लेना है बस, ठीक है। अब ये डी ए हो गया, एक लाइन ये आ गई। अब ये लाइन लो चाहे ना लो कोई मतलब नहीं है, तो मान लो डिस्टेंस मेथड, ये जो एंगल यहाँ बना ये जो एंगल बना ये एंगल कहलाया डी ओमेगा। इसी को कहते हैं क्या, सॉलिड एंगल। कोई भी स्फेयर का एरिया, किसी भी स्फेयर का एरिया, स्फेयर के सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। किसी भी स्फेयर का एरिया, किसी स्फेयर के एरिया के द्वारा स्फेयर के सेंटर पर बनाए गए एंगल को सॉलिड एंगल कहते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है, स्टेरेडियन। अच्छा, और कुछ चीजें जान लें इसके बारे में। इसका फार्मूला एक होता है डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपान आर स्क्वायर। आपको पता ही है कि हमेशा कोई सरफेस सेंटर के डिस्टेंस का वो होता है रेसिप्रोकल स्क्वायरिंग। एक फार्मूला आप ये लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ आप इसको ये भी लिख सकते हो। देखो ये तो केवल इतने के लिए था जो हमने माना था। अगर हम लें स्फीयर, तो पूरे स्फीयर के लिए लेंगे तो क्या होगा, डी ओमेगा हट जाएगा। इसे अगर पूरे स्फीयर की बात करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ए अपान आर स्क्वायर। इसी को ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर और अपान आर स्क्वायर कैंसिल, तो ओमेगा इज इक्वल टू जरूरत पड़ने पर हम 4 पाई भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ अकॉर्डिंग टू एंगल ले लें तो डी ओमेगा इज इक्वल टू, हम एंगल के बेस पे, देखो ये एंगल बन रहा ना, अगर हम इस लाइन को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, जैसे मान लो भी आपने देखा ये लाइन बढ़ी, देखो बढ़ी है ना और ये एंगल हमने लिया है, तो एंगल के बेस पे हम चाहे तो थीटा भी ले लें, थीटा बनेगा चाहे क्या, मान लो थीटा हमने लिया तो ये बन सकता है डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ये भी एक फार्मूला बन सकता है। ये सारे फार्मूले आप लर्न रखिएगा, देन अभी थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में जब हम चलेंगे तो सारे बहुत काम आएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह में तो बहुत काम आएंगे। बात समझ में आ गई। दोबारा देखें, सॉलिड एंगल क्या होता है भैया, किसी भी स्फीयर के सरफेस, कोई भी स्फीयर है, कोई भी मान लो गोला है, सर्कल है, किसी सर्कल के एरिया द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल सॉलिड एंगल कहलाता है। इसके इतने फॉर्मूले होते हैं। ये पहला फॉर्मूला आपने ये देखा, ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई यूज हो सकता है, दूसरा ये यूज हो सकता है आवश्यकता पड़ने पर, जहां जो नीड पड़ेगी। ठीक, दूसरी बात, अगर ये सरफेस क्लोज है तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, इसके डी ओमेगा को ऐसे लिखा जा सकता है या ऐसे लिखा जा सकता है। ये क्लोज का साइन है, ये ओपन का साइन है। अगर कहीं कोई सरफेस क्लोज होगा तो ओपन होगा तो ऐसे लिखेंगे, और अगर क्लोज होगा तो वहां पर साइन ऐसे बनाएंगे। ठीक, इसको बंद समाकल कहते हैं, क्लोज इंटरगल। चलिए अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करें ना तो मेन बात आती है, पहले तो आप फ्लक्स जान लें फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाने। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सुने, फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज कॉल्ड फ्लक्स। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज कॉल्ड फ्लक्स। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उमंग फील्ड है तो नंबर ऑफ उमंग फील्ड लाइंस, तुम्हारा फील्ड है तो नंबर ऑफ तुम्हारा फील्ड लाइंस इज कॉल्ड फ्लक्स। बट यहां पर बात इलेक्ट्रिक की है तो फील्ड लाइन होगा इलेक्ट्रिक की। बात क्लियर समझे पहले, किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस को, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। मान लो कि ये सरफेस है, ये कोई सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है 1 2 3 4, कितनी गई 1 2 3 4, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया 4। यहां तक क्लियर है। अच्छा, एंगल मंगल तो कुछ बनेगा, जो बनेगा बाद में देखेंगे, एंगल तो भी कोई मतलब नहीं यहाँ पर एंगल का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप दोबारा देख लें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है। बहुत चीजें हैं,
पहले इसके डिफिनेशन फार्मूला देखो, इसे फाई ई से डिनोट करते हैं। फाई का मतलब फ्लक्स और ई का मतलब इलेक्ट्रिक। फार्मूला इसका ई ए कॉस थीटा भी होता है। जरूरत पड़ने पर हम डी फाई ई इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा भी ले लेते हैं, लेकिन डी का मतलब जब हम छोटा लेंगे, जब हम छोटे की बात करेंगे। यहाँ हम छोटे वोटे की बात नहीं कर रहे हैं, तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ से यूनिट बताना है मान लो, तो फाई ई की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। भाई ई का फार्मूला होता है ना एफ अपान क्यू, और ए का तो ए ही रहने दो, या ए को आप मीटर स्क्वायर लिख सकते, सॉरी ए को ए ही रहने दो। कॉस थीटा का तो कोई यूनिट तो होती नहीं है, तो एफ का क्या होगा न्यूटन, और इसका न्यूटन, और ये फिर मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इसकी एक यूनिट बन गई, जिसको हम पहली यूनिट बोल सकते हैं। ठीक, अब यहीं से अगर हम डायमेंशन इसकी निकाल दें, तो न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है, MLT माइनस 2, मीटर की L की पावर 2, और कूलाम की AT। मिस्टेक हो गई, देखो न्यूटन की डायमेंशन MLT माइनस 2 और मीटर स्क्वायर की L की पावर 2 अपान कूलाम की AT। ये कुछ कट पिट रहा हो तो काट पिट दो, ना कट पिट रहा हो सब कुछ ऊपर लेके चले चलो। अगर हम इनको ऊपर लाएंगे तो डायमेंशन बनेगी MLT माइनस 2 इंटू L की पावर 2 पहले से यहाँ पर था, देन ये A ऊपर जाएगा तो A की पावर -1 हो जाएगा, और ये T था T भी ऊपर जाएगा तो T की पावर -1 हो जाएगा। देन आगे सॉल्व करेंगे तो ML T की पावर -2 T की पावर -1 मिलके T की पावर -3 और A की पावर -1। ये बन गई इसकी डायमेंशन। अब यहाँ से इसकी एक यूनिट और बन सकती है। देखो m की जगह क्या लिख सकते हैं, kg, L m की जगह kg, L की जगह क्या लिख सकते हैं मीटर, T की पावर -3 को क्या लिख सकते हैं सेकेंड की पावर -3 इसको, और A को क्या लिख सकते हैं एम्पियर की पावर -1। इसे और अच्छे से लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड एम्पियर, एक यूनिट ये भी हो सकती है, और हल्का सा ठीक करिए तो एक यूनिट ये भी हो सकती है। क्लियर, ये क्या है डायमेंशन। पहले आप इतना नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बात करें। हाँ सर जी ले लिया, आगे बताइए, बहुत टाइम नहीं हमारे पास। हो गया, चलो अब हम कुछ चीज़ों की इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। देखो एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब मान लो कि हमारे पास एक कोई स्फीयर दे दिया गया हमको, हमसे कहा गया बताइए इसमें इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। हाँ, पहला स्फीयर मान लो ये गोला है और कह रहा बताइए इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ। बहुत कम समय है तुम्हारे पास, ज़्यादा टाइम नहीं देते बच्चों को। कुछ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर चार्ज ही तो नहीं है। कहीं चार्ज दिख रहा आपको, जब चार्ज नहीं दिख रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा जीरो। बात समझ में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब तक नहीं होगा जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं गुजरेगा। अब मान लो हमने दूसरा सरफेस लिया, हमने मान लो ये कर दिया ये, ठीक, हमने कह दिया इसमें क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, क्लियर। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो चार्ज ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, ऐसे। अभी भी आपने तुरंत पढ़ा था कि किसी प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर ये होता है, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। तो इसके बीच में कितना एंगल बना, ये बना 90 डिग्री। तो फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, ई ए इज इक्वल टू 0, मतलब फिर भी फाई ई की वैल्यू 0। मतलब अगर किसी सरफेस के अंदर, कोई प्लेन सरफेस है, कोई भी स्फीयर है, और अगर प्लेन स्फीयर के अंदर कोई चार्ज रखा भी है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। अब मान लो कह रहे हैं कि इसी में हम एक चार्ज और रख दें। मान लो ये स्फीयर दिया हमने और एक चार्ज ये रखा है और एक चार्ज ये रखा है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए कितना होगा। देखिए इसकी वजह से विचार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सब बाहर जाएंगे ये। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब भी तो 0 होगा भाई। एरिया वेक्टर हम बनाएंगे, हमने एक एरिया वेक्टर इसके लिए बनाया, एक एरिया वेक्टर इसके लिए बनाया,
यहाँ भी 90 एंगल है, यहाँ भी 90 एंगल है, फिर 0 हो गया। हम फिर चेंज कर रहे हैं, चलो यहाँ हमने प्लस चार्ज रखा, यहाँ हमने माइनस चार्ज रख दिया। ठीक, अब बताइए, जल्दी जल्दी बताइएगा, समय बहुत कम है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, पहली चीज तो फिर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है। क्यों? क्योंकि ये माइनस प्लस दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अंदर चार्ज ही नहीं बचेगा, फिर 0 हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है ना? अच्छा, हाँ सर जी हो रही है, इतनी बात समझ में आई। और इसके बाद देखो भाई, यहाँ के बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको भी बहुत देर तक देखना है। देन अब इन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक दूसरा एग्जांपल दिया। मान लो किसके अंदर कोई गॉसियन सरफेस रख दिया जाए, ये माना कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक, अब इसमें एक गॉसियन सरफेस रखना है हमको। गॉसियन सरफेस कैसा? ये सिलेंडर जिसको बोलते हैं। अब एक वर्ड मैंने बोला है गॉसियन सरफेस, ये क्या होता है? कोई भी ऐसा सरफेस जो गॉस के लॉ को फॉलो करता हो, जिसमें चार्ज प्रेजेंट हो, बस कोई भी ऐसा क्लोज सरफेस जिसके अंदर चार्ज हो, वो गॉसियन सरफेस है। कोई भी क्लोज सरफेस, मान लो ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर चार्ज है, तो ये गॉसियन सरफेस है। ठीक, क्लोज होना चाहिए बस। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, मन लगा के कोई तकलीफ ना हो तभी। अब बताइए इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो पहले देखिए इस सिलेंडर की कितनी साइड बनेगी। एक तो एंगल ये बनेगा, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, देखो पहले देखते जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक डायरेक्शन को ये बताएगा, आउटर होती है, हमेशा ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज आउटर जाती हैं। प्लेन सरफेस से परपेंडिकुलर जाती हैं, और स्फीयर बना हो तो आउटर, तो इधर आउटर गई, उसके बाद फिर इधर भी आउटर जाएंगी, उसके बाद फिर इधर भी आउटर जाएंगी, उसके बाद फिर इधर भी आउटर जाएंगी। ठीक, एंगल देखो, यहां कितना एंगल बनेगा 0, यहां कितना बना 90, यहां कितना बना 90, यहां कितना बना 180। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ही है, जब दूसरा एंगल भी इधर बना तो एंगल क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से इधर था, लेकिन इस सिलेंडर के इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा। अब ऑलरेडी मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख रही हैं ये इसी डायरेक्शन में जा रही है, ये इसी डायरेक्शन में ऐसे जा रही है। ठीक, तो ये ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिलेंडर, ये और ये वाली ई दोनों सेम है, तो एंगल 0 हो गया। इधर देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का आउटवर्ड इस तरफ जा रहा, देखो इस तरफ जा रहा, ये तो ये अपोजिट हो गया ना, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ऐसे, तो ये 180 बन गया। अब यहां पर परपेंडिकुलर जब ऊपर डायरेक्टेड हुआ तो ये 90 बन गया, सेम एज ये भी 90 बन गया। अब आप दिमाग लगाइए, सीधे लिखेंगे फाई इज इक्वल टू फाई ई, सॉरी इट इज ए मिस्टेक, ई ए कॉस थीटा। सरफेस कैसा है? ओपन है, कहीं क्लोज तो है नहीं। देख लो भैया, क्लोज सरफेस दिखे बताओ, जल्दी बताओ, क्लोज सरफेस है ओपन सरफेस है? बेस सरफेस क्लोज है, देखिए सिलेंडर तो क्लोज ही होता है ना। फाई ई ए कॉस थीटा प्लस फाई ई ए कॉस थीटा प्लस फाई ई ए कॉस थीटा प्लस फाई ई ए कॉस थीटा। देन अभी देखिए समझे यहाँ पर, अब दोनों कंडीशन में फाई 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 बार बार आ रहा है। पहले 1 2 3 ले लीजिए। हमने माना कि इसको 1 कर दिया और इसको 2 कर दिया, इसको 3 कर दिया, इसको 4 कर दीजिए। ये कंपलसरी नहीं है डिनोटेड 1 2 3 और 4, आई हैव चेंज इट। हम इसको 1 कर सकते हैं, इसको 2 कर सकते हैं, 3 4, ये कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो चेंज करो। अब इस चेंजिंग को अगर हम आगे देखेंगे तो फाई देखो, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ये ध्यान रखना किसके किसके एंगल की बात हो रही है। 1 कहाँ है? ये, और 1 पे एंगल कितना है? ई ए कॉस थीटा की जगह 0 प्लस क्लोज किया ई ए 2 कहाँ है? ये ए कहाँ गया? ये, और एंगल कितना होगा? कॉस 180
प्लस, ठीक है, फिर ई ए 3, थर्ड एंगल कहाँ है ये, cos 90 प्लस क्लोज सरफेस ई ए cos 4 एंगल कहाँ है 90, cos 90। अब सबकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। मतलब कि अगर cos 0 की बात करें, cos 180 की बात करें, या फिर cos 90 की बात करें, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, cos 90 की 1, गलत है, cos 0 की 1, cos 90 की 0, cos 180 की -1। सबकी वैल्यू पुट करिए आप, देखिए यहाँ 0 लिखोगे, cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो हो जाएगा ई ए इंटू 1, फाई का काम खत्म हो जाएगा, फाई भूल जाओ, प्लस ये क्लोज सरफेस का साइन है ना ये, तो हम जब आगे का कार्यक्रम बढ़ाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसकी cos 180 की वैल्यू ई ए इंटू -1 प्लस, देन देखिए 90 की वैल्यू कितनी होती 0, तो हो जाएगा ई ए इंटू 0 प्लस ई ए इंटू 0। हम इसे इरेज कर सकते हैं ना, यहाँ तो कुछ करना है नहीं। देन देखें आगे सॉल्व करेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, ई ए मतलब 1 ई ए हो गया, प्लस ये फिर -1 हो जाएगा, सॉरी 1 तो लिखा ही नहीं, -1, तो ये माइनस का ई ए हो जाएगा, माइनस ई ए, अगला 0, दूसरा भी 0, चेक करो 0 होगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब बताओ कितना हुआ, ये हो गया ई ए माइनस ई ए, दोनों फिर कट गए, कितना आया 0, फिर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आया। मतलब कहीं भी कोई क्लोज सरफेस ऐसी कंडीशन में रखा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आ रहा। बट देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन ना आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 बार पूछा जा चुका है, सेम क्वेश्चन, यही सिलेंडर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड देन डिनोटेड एट दिस, क्लियर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अच्छा, इसके बाद आगे हम बात करेंगे, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का काम क्लियर। अब गॉस थ्योरम देख लीजिए, 1 मिनट टाइम, 2-4 मिनट और लगेगा, गॉस थ्योरम देख लो। देखो गॉस थ्योरम पहले ठीक से देख लो, हम इसे बोल सकते हैं phi is equal to q into 1 upon epsilon naught, this is a Gauss theorem. According to this theorem, the total electric flux passing through the any closed surface, कोई भी किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके चार्ज का 1 upon epsilon मल्टीपल होता है। The total electric flux passing through the any closed surface is equal to the total times of, या 1 upon epsilon times of total charge। मान लो अभी हमने तुरंत देखा ही था ना, ये मान लो सरफेस है टोटल, ये स्फीयर, ये सेंटर O, यहाँ से R डिस्टेंस, ये फिर इसको क्या माना गया था, अभी 2 मिनट पहले हमने माना था DA क्या था, रेडियस मेजर, सॉरी एरिया मेजर कर रहा था। फिर हमने एक क्या बनाया, सॉलिड एंगल बनाया, सॉलिड एंगल क्या हुआ यहाँ पर d ओमेगा, ठीक है। अब सेम वही कंडीशन बेटा, अभी एक लाइन हमने भी मेजर की थी ना, ऐसे ये कवर की थी। अब यहाँ से, अब इसमें कोई चार्ज भी होना चाहिए, बिना चार्ज के तो कुछ होने वाला है नहीं। अब इंपॉर्टेंट बात की चार्ज क्या लेंगे, पहले चार्ज देख लीजिएगा आप। देखो किसी भी स्फीयर पे जब हम चार्ज की वैल्यू बात करते हैं या चार्ज लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में चार्ज हमेशा कहाँ चला जाता है, बाहर। वैसे तो प्लस क्यू चार्ज यहाँ हम ले लें, लेकिन ये चार्ज हमेशा इसके किनारे पे जाके बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, चार्ज कभी इसके सेंटर पे नहीं रहता, या ऑलवेज इधर जाके किनारे पे हो जाता है। इसीलिए तो स्फीयर के अंदर ऑलवेज चार्ज क्या होता है, 0। बट फिर भी यहाँ पर अब देखो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर। अब इधर क्यों होगा, क्योंकि पहली बात तो क्लोज सरफेस है, दूसरी बात जब चार्ज इधर आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटर ही जाएगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ऐसे 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 या ऐसे होता है, अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे जाएगा आउटर की तरफ। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, ना भी आ रही तो समझते जाओ, तो सुनते जाओ। अब देखो डिफिनीशन क्या बनेगी, दैट अभी इस पूरे के पूरे स्फीयर से गुजरने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और 1 से इतनी वैल्यू को 1 से डिवाइड कर देना, या इतनी वैल्यू से 1 को डिवाइड कर देना, जो भी हो जैसे। अब इसे सॉल्व कर लेना, इतना आ जाएगा। इसका प्रूफ बहुत पूछा जाता है, डेरिवेशंस की एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, या फिर इसका प्रूफ क्या होता है। तो इसका जो प्रूफ है ना वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो बड़ा लंबा हो जाएगा, फिर आपको बोरिंग लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते जरूर रहिएगा, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।